आज इस बुलेटिन में बात होगी संसद में मोदी सरकार को घेरने के कांग्रेस के प्लान की। भारत शिक्षा अधिष्ठान विधेयक, इसका भी हम विरोध करेंगे, पूरा विरोध करेंगे। सीमांकन विधेयक को लेकर कांग्रेस अध्यक्ष की प्रधानमंत्री को लिखे खत की। जानेंगे सोनम वांगचुक के अनशन पर हाईकोर्ट का क्या आया फैसला। राम मंदिर पर एसआईटी की जांच में हुआ क्या खुलासा। राम मंदिर का कोष तिजोरी लुट गई है तो क्या उनकी जिम्मेदारी नहीं बनती। देखेंगे राहुल गांधी की देहरादून रैली से क्यों घबराई हुई है बीजेपी। और बुलेटिन के आखिर में बात ईरान और अमेरिका जंग की। लेकिन दिन भर की तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। चुनावी मोड में समाजवादी पार्टी सितंबर से रथ यात्रा पर निकलेंगे। पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव किसी धार्मिक स्थल से कर सकते हैं शुरुआत। चुन चुनकर नहीं चलना चाहिए बुलडोजर, सभी के साथ होना चाहिए समान न्याय। अतिक्रमण पर सुप्रीम कोर्ट की राज्यों को सख्त नसीहत। सपा सांसद आजम खान की जौहर यूनिवर्सिटी पर बुलडोजर एक्शन को लेकर बवाल। कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने कहा आजम खान से अदावत का खामियाजा छात्र क्यों भुगते। कोर्ट से स्वतः संज्ञान लेने की लगाई गुहार। सीबीएसई की 3 लैंग्वेज पॉलिसी पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, कहा 9वीं में तीसरी भाषा का बोझ न डाले, बच्चों में बढ़ेगा तनाव, सरकार से कहिए ऐसा ना करे। शेयर बाजार में मामूली रहा कारोबार। एक अंक के उछाल के साथ 77,186 पर बंद हुआ सेंसेक्स, जबकि 5 अंक की गिरावट के साथ 24,072 पर बंद हुआ निफ्टी। ये तो थी सुर्खियां। अब बात आज की सबसे बड़ी खबर की। संसद का बजट सत्र 20 जुलाई से शुरू हो रहा है और इसे लेकर कांग्रेस और इंडिया गठबंधन ने मोदी सरकार को संसद में घेरने की रणनीति बनाना तेज कर दिया है। सोनिया गांधी के आवास पर कांग्रेस नेताओं की बैठक हुई। तो क्या कुछ हुआ इस बैठक में खास, देखिए इस रिपोर्ट में। 20 जुलाई से संसद का मॉनसून सत्र शुरू हो रहा है, जिसमें मोदी सरकार की तरफ से कई अहम विधेयक पेश किए जाएंगे और उन पर तीखी बहस होने की भी संभावना जताई जा रही है। कई मुद्दों को लेकर तो अभी से ही विवाद छिड़ गया है। सदन में सरकार को घेरने के लिए विपक्ष ने भी कमर कस ली है। इस बार पूरा इंडिया गठबंधन एकजुट होकर सरकार की नीतियों पर सवाल उठाएगा। इसके लिए कांग्रेस ने पूरा प्लान भी तैयार कर लिया है। कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी की अध्यक्षता में उनके 10 जनपद आवास पर अहम बैठक बुलाई गई, जिसमें आगामी संसद सत्र के लिए पूरी रणनीति पर चर्चा की गई। इस बैठक में लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी, राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे समेत कांग्रेस संसदीय दल के सभी नेता शामिल हुए। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने 1.5 घंटे तक चली इस बैठक की जानकारी दी। उन्होंने कहा, जो विधेयक आने की संभावना है इस सत्र में, हालांकि औपचारिक तौर से हमें कुछ जानकारी मिली नहीं है। परसों दिन या 19 तारीख को सर्वदलीय बैठक बुलाई गई है, जहां औपचारिक तौर से हमें वो जानकारी मिलेगी। हालांकि वो सर्वदलीय बैठक एक औपचारिकता है, वो बेमतलब की एक औपचारिकता है। जयराम रमेश ने उन विधेयकों का भी जिक्र किया जिनके पेश होने की संभावना है। उन्होंने अनुमान के तौर पर बताया कि सरकार इस बार परिसीमन बिल, पीएमसीएम बिल, संविधान संशोधन विधेयक, महिला आरक्षण बिल, विकसित भारत शिक्षा अधिष्ठान विधेयक, एफसीआरए विधेयक, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 में संशोधन का प्रस्ताव पेश करने की तैयारी में है। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि ऐसे कोई विधेयक नहीं दिखते जिनका हम समर्थन कर सकते हैं, इसलिए हम उनका पुरजोर विरोध करेंगे। यानी पिछली बार जिस तरह परिसीमन विधेयक को लेकर सरकार को बैकफुट पर आना पड़ा था, इस बार भी संसद में कुछ वैसा ही नजारा देखने को मिल सकता है। मीडिया से बात करते हुए जयराम रमेश ने वो सभी मुद्दे भी गिनाए हैं जिन्हें विपक्ष सदन में उठाने की तैयारी में है। इसमें चंदा चोरी और आस्था के साथ धोखे का मुद्दा, परीक्षा और शिक्षा प्रणाली, नीट का मुद्दा, देश में चल रहे E20 घोटाले के साथ ही कमजोर होती विदेश नीति का मुद्दा भी शामिल है। यानी इस बार विपक्ष ने सरकार की घेराबंदी करने की पूरी तैयारी कर ली है। लेकिन सवाल ये भी उठ रहे हैं कि क्या सरकार विपक्ष के सवालों का जवाब देगी, क्या वो उसके विरोध को मंजूर करेगी। इसे लेकर कांग्रेस नेता ने मोदी सरकार पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि मोदी सरकार की कथनी और करनी में जमीन आसमान का फर्क है। हमारा अनुभव रहा है कि सत्र में विपक्ष के मुद्दों पर चर्चा नहीं होती, सिर्फ विधेयक पास होते हैं। अब सबकी नजरें आगामी संसद सत्र पर टिकी हुई हैं कि इस बार
सरकार और विपक्ष के बीच का तालमेल कैसा रहता है, किन विधेयकों पर मुहर लग पाती है। कांग्रेस संसद में मोदी सरकार को घेरने की तैयारी में है और इसकी शुरुआत भी हो चुकी है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रधानमंत्री को खत लिख दिया है, जिसमें उन्होंने सरकार से कहा कि अगर परिसीमन बिल पर हमारी नहीं सुनी गई तो इसका फिर विरोध होगा। सरकार को चाहिए कि वो सर्वसम्मति बनाने के लिए सर्वदलीय बैठक बुलाए। तो क्या कुछ कहा है खड़गे ने अपने खत में, जानने के लिए देखिए ये रिपोर्ट। Please stop learning new trading strategies. Stop. सरकार संसद की मॉनसून सत्र में एक बार फिर परिसीमन विधेयक लेकर आने की तैयारी कर रही है, यानी संविधान का 131वां संशोधन विधेयक जो बजट सत्र में गिर गया था। मोदी सरकार को लोकसभा में पहली बार हार मिली थी, उसी विधेयक को फिर से लाने की तैयारी सरकार ने शुरू कर दी है। दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन ने भी साफ कर दिया है कि विधेयक का विरोध किया जाएगा। एक बार फिर संसद में मोदी सरकार की हार होगी, क्योंकि संविधान संशोधन विधेयक के समर्थन के लिए 2/3 सदस्यों की जरूरत होती है, जो मोदी सरकार के पास नहीं है। फिर भी सरकार अड़ी हुई है, जिसे लेकर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का गुस्सा फूट पड़ा है। उन्होंने पीएम मोदी को चिट्ठी लिख दी है। इसके साथ ही उन्होंने सरकार से संशोधित प्रस्तावों पर सर्वदलीय बैठक बुलाने की मांग की है। पीएम मोदी को लिखी चिट्ठी में खड़गे ने कहा, मैं संसदीय कार्य मंत्री से बार-बार अनुरोध करता रहा कि केंद्र सरकार परिसीमन से जुड़े संबंध में चर्चा करने के लिए एक सर्वदलीय बैठक बुलाए, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। अब मैं मीडिया रिपोर्टों में पढ़ रहा हूं कि केंद्र सरकार संसद के मॉनसून सत्र में 131वां संशोधन विधेयक 2026 को फिर से पेश करने का प्रस्ताव कर रही है। मैं फिर से अनुरोध कर रहा हूं कि परिसीमन और दूसरे मुद्दों पर सरकार के संशोधित प्रस्तावों पर चर्चा करने के लिए एक सर्वदलीय बैठक बुलाई जाए। इसे संसद में पेश किए जाने से पहले हमें उसका विस्तार से अध्ययन करने के लिए पर्याप्त समय दिया जाए। एक तरफ खड़गे ने परिसीमन को लेकर बिना किसी देरी के तुरंत बैठक बुलाने की मांग की है, दूसरी तरफ विपक्ष ने परिसीमन का विरोध करने का फैसला किया है। कांग्रेस के ही दिग्गज नेता जयराम रमेश ने ये जानकारी दी है। उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी गलत तरीके से 2/3 बहुमत जुटा रही है। संसद में पूरा इंडिया ब्लॉक मिलकर इसका विरोध करेगा, यानी साफ है कि परिसीमन के मुद्दे पर मोदी सरकार बुरी तरह से घिरने वाली है। हालांकि ये देखना होगा कि खड़गे की सर्वदलीय बैठक बुलाने की मांग सरकार मानती है या फिर नहीं। कांग्रेस अध्यक्ष ने साफ कर दिया है कि मोदी सरकार अगर जिद पर अड़ी रहेगी तो उसे विपक्ष फिर झुकाएगा। सरकार से सिर्फ विपक्षी दल ही नाराज नहीं है, बल्कि देश का युवा भी सरकार से नाराज है। जंतर मंतर पर पेपर लीक के खिलाफ आंदोलन चल रहा है। सोनम वांगचुक अनशन कर रहे हैं और मामला कोर्ट तक पहुंच चुका है। संसद में भी ये मुद्दा विपक्ष उठाने की तैयारी में है। देखिए ये रिपोर्ट। दिल्ली के जंतर मंतर पर देश भर से पहुंचे हजारों युवा 26 दिनों से शिक्षा व्यवस्था में सुधार की मांग को लेकर डटे हुए हैं। प्रदर्शनकारी लगातार हो रहे पेपर लीक, भर्ती परीक्षाओं में अनियमितताओं, परिणामों में देरी और रोजगार के घटते अवसरों को लेकर केंद्र सरकार के खिलाफ आवाज बुलंद कर रहे हैं। उनका कहना है कि जब तक केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं देते और उनकी मांगों पर ठोस फैसला नहीं होता, तब तक आंदोलन जारी रहेगा। इसी आंदोलन के समर्थन में सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक भी 19 दिनों से आमरण अनशन पर हैं। लगातार अनशन के चलते उनकी तबीयत नाजुक बताई जा रही है और अब वांगचुक के स्वास्थ्य को लेकर मामला दिल्ली हाईकोर्ट तक पहुंच चुका है। सुनवाई के दौरान वांगचुक के अनशन पर हाईकोर्ट ने चिंता जताते हुए सरकार से उनकी नियमित मेडिकल मॉनिटरिंग सुनिश्चित करने को कहा। तो वहीं केंद्र की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कोर्ट को बताया कि सरकारी डॉक्टर रोजाना उनकी जांच कर रहे हैं। निजी डॉक्टरों को भी अनुमति दी गई है और जरूरत पड़ने पर तुरंत चिकित्सा सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। हाईकोर्ट ने साफ कहा कि विरोध प्रदर्शन लोकतांत्रिक अधिकार है, लेकिन हर नागरिक का जीवन सर्वोच्च प्राथमिकता है। इसी बीच डीवी लाइव की टीम भी जंतर मंतर पहुंची और प्रदर्शनकारियों से बातचीत की। इस दौरान एक युवा ने सरकार को चेतावनी देते हुए ये तक कह दिया कि उनकी मांगे नहीं मानी गई तो आंदोलन और बड़ा रूप लेगा। वहीं एक बुजुर्ग ने शिक्षा व्यवस्था की बदहाली और भ्रष्टाचार को लेकर सरकार पर सवाल उठाए, जिसे बीजेपी सत्ते में आ गई है। तो वहीं अभी ये आंदोलन राजनीतिक रंग भी लेने लगा है। तमाम सियासी दलों के नेता जंतर मंतर पर पहुंच रहे हैं। इसी कड़ी में समाजवादी पार्टी की सांसद डिंपल यादव जंतर मंतर पहुंची और छात्रों से मुलाकात कर सरकार पर निशाना साधा। तो उधर आम आदमी पार्टी के कई नेता भी प्रदर्शन स्थल पर पहुंचे और आंदोलन को अपना समर्थन दिया। अब देखना ये होगा कि सरकार युवाओं की मांग कब तक पूरा करती है। वांगचुक के साथ पूरा विपक्ष एकजुट हो गया है, जिससे मोदी सरकार की चिंता बढ़ती दिख रही है। वैसे सरकार की चिंता को राम मंदिर चढ़ावा चोरी ने पहले से ही बढ़ा रखा है। इस मामले में एसआईटी की तरफ से शुरुआती जांच पूरी कर ली गई है और जो जांच रिपोर्ट तैयार हुई है उसमें बड़े खुलासे हो रहे हैं। देखिए ये रिपोर्ट।
Did you मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में एसआईटी की जांच पूरी हो गई है। किसी भी वक्त फाइनल रिपोर्ट प्रमुख सचिव गृह संजय प्रसाद को सौंपी जा सकती है और वो सीएम योगी को जांच रिपोर्ट सौंपेंगे। जानकारी के अनुसार इस रिपोर्ट में चंपत राय की भूमिका को लेकर कई बातों का जिक्र किया गया है, जिससे चंपत राय फंसते हुए नजर आ रहे हैं और अब मंदिर के कोषाध्यक्ष गोविंद देव गिरी पर भी गाज गिरती हुई नजर आ रही है। कोषाध्यक्ष के रहते मंदिर के कोष से करोड़ों का चढ़ावा पार हो गया, लेकिन इसकी जिम्मेदारी लेने के बजाय कोषाध्यक्ष खुद को पाक साफ बता रहे हैं और इस्तीफा न देने की जिद पर अड़े हुए हैं। लेकिन अब कहा जा रहा है कि कोषाध्यक्ष भी एसआईटी के निशाने पर आ गए हैं। एसआईटी गोविंद देव गिरी से भी पूछताछ कर सकती है। गोविंद गिरी एसआईटी के निशाने पर तो आ ही गए हैं और विपक्ष भी उनकी जांच करने की मांग कर रहा है। शिवसेना यूपीटी सांसद संजय राउत ने राम मंदिर से चढ़ावा चोरी मामले पर कहा कि गोविंद देव गिरी महाराज राम मंदिर ट्रस्ट में कोषाध्यक्ष हैं। उनके होते हुए राम मंदिर की तिजोरी मुड़ गई, क्या उनकी जिम्मेदारी नहीं है? ये सबसे ज्यादा जिम्मेदारी कोषाध्यक्ष की होती है। अगर उनके होते हुए करोड़ों की लूट हुई तो उनकी जांच भी होनी चाहिए। ज्यादा जिम्मेदारी कोषाध्यक्ष की होती है। अगर कोषाध्यक्ष गोविंद गिरी जी है और उनके होते हुए करोड़ों की लूट हुई है, एसआईटी की रिपोर्ट में ये आया है, तो उनकी भी जांच होनी चाहिए। आप कहाँ सोए थे आंख बंद करके? आपकी जिम्मेदारी नहीं है वहाँ पहरा रखना, चौकीदारी करना, हिसाब किताब करना? यानी साफ है कि चंपत राय की तरह गोविंद गिरी भी फंस चुके हैं। हालांकि अब भी सबकी नजरें एसआईटी की जांच रिपोर्ट पर टिकी हुई है। देखना होगा कि रिपोर्ट में क्या नए खुलासे होते हैं। एसआईटी जांच में कई बड़े नामों का खुलासा होने के संकेत मिल रहे हैं, जिससे बीजेपी में बेचैनी दिख रही है और इस बेचैनी को कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने और बढ़ा दिया है। उनकी देहरादून रैली को रोकने की कोशिश बीजेपी सरकार की तरफ से की गई, लेकिन कांग्रेस ने बीजेपी की साजिश को नाकाम कर दिया और अब राहुल ने भी इसे लेकर बड़ा ऐलान किया है। तो क्या कुछ कहा है राहुल गांधी ने, देखिए इस रिपोर्ट में। देश भर में पिछले काफी समय से पेपर लीक का मुद्दा गरमाया हुआ है। इस मुद्दे को लेकर राजनीति भी जमकर हो रही है। विपक्षी दल केंद्र सरकार पर निशाना साध रहे हैं। इस बीच कांग्रेस सांसद और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने 17 जुलाई को उत्तराखंड जाने का ऐलान किया है। उन्होंने राज्य को पेपर लीक का केंद्र बताते हुए बीजेपी सरकार पर तीखा हमला किया। राहुल ने एक्स पर पोस्ट किया है, 17 जुलाई को देहरादून आ रहा हूं, पर उत्तराखंड ही क्यों? क्योंकि देवभूमि को पेपर लीक का एपिसेंटर बना दिया गया है। यूकेएसएससी परीक्षा में यहाँ एक सिस्टम बैठ गया है जहाँ पटवारी, लेखपाल या कोई और पद काबिलियत से नहीं, अपराधियों के तय किए रेट से मिलता है। सरकार ने सख्त नकल विरोधी कानून बनाया, फिर भी लीक होते रहे। कानून कागज पर रहा और पेपर बाजार में बिकते रहे। राहुल ने आरोप लगाया कि एक बच्चा सालों तैयारी करता है, फॉर्म भरता है, फीस देता है, दूर के सेंटर तक पेपर देने जाता है, लेकिन उसका पद कोई और खरीद लेता है। उन्होंने इसे लीक नहीं, चोरी बताया है। उन्होंने आगे कहा कि हम किसी भी हाल में बच्चों के सपने लीक नहीं होने देंगे। मैं उत्तराखंड के हर अभ्यर्थी, हर छात्र, हर युवा से कहता हूँ, ये आपकी लड़ाई है और मैं आपके साथ हूँ। 17 जुलाई देहरादून आइए, छात्रों की गूंज को हुंकार बनाएं, भविष्य नीलाम नहीं होने देंगे, सपने लीक नहीं होने देंगे। इसके साथ ही राहुल गांधी ने अपने छात्रों की गूंज अभियान के एंथम सॉन्ग्स चलो युवा को शेयर करते हुए कहा कि शिक्षा रिवॉल्यूशन की तरफ देश की सभी छात्रों और युवाओं का उत्साह और जोश बढ़ाने के लिए छात्रों की गूंज, बदलाव अब दूर नहीं। जैसा आप जानते हैं कि विपक्ष लगातार ये दावा कर रहा है कि राहुल गांधी के उत्तराखंड आने से पहले ही बीजेपी डर गई है और यही वजह है कि सरकार के इशारे पर प्रशासन ने परेड ग्राउंड में कार्यक्रम करने की अनुमति को निरस्त कर दिया। लेकिन राहुल गांधी समेत पूरी कांग्रेस पार्टी ये साफ कर चुकी है कि वो उत्तराखंड में हजारों छात्रों से संवाद कर सरकार की नींदें उड़ाकर ही दम लेंगे। राहुल गांधी की देहरादून रैली ने बीजेपी की नींद उड़ा दी है। वहीं टीएमसी चीफ ममता बनर्जी ने भी बीजेपी सरकार की परेशानी बढ़ा दी है। ममता ने साफ साफ कह दिया है कि वो 21 जुलाई को तय समय और तय जगह पर रैली करेंगी। प्रशासन इजाजत दे या ना दे, वो अपने कदम पीछे नहीं खींचेंगी। ममता ने साफ कह दिया है कि वो सरकार के सामने झुकेंगी नहीं, बल्कि सरकार को झुकना होगा। तो क्या है ममता का प्लान, जानने के लिए देखिए ये रिपोर्ट। पश्चिम बंगाल में चुनावी नतीजों के बाद सियासी हलचल लगातार तेज होती जा रही है। टीएमसी के कई नेताओं की पार्टी छोड़ने से राज्य की पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर राजनीतिक दबाव बढ़ा है। इसी बीच ममता बनर्जी ने एक वीडियो संदेश जारी कर बीजेपी पर तीखा हमला बोला। उन्होंने दावा किया कि किसी को भी उम्र को लेकर शर्मिंदा करने की कोशिश न करें। चुनाव नतीजों वाले दिन बीजेपी के गुंडों ने मेरे हार्ट अटैक से मरने की कामना की थी। तब तक मैं जिंदा रहूंगी जब तक तुम्हारा अंत न देख लो। ममता बनर्जी ने पार्टी छोड़ने वाले नेताओं पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि जो जाना चाहते हैं वो जा सकते हैं। मैंने 2006 में तृणमूल को फिर खड़ा किया था, मैं 2026 में भी ऐसा कर सकती हूँ। ममता ने आरोप लगाया कि केंद्रीय एजेंसियों के नोटिस और राजनीतिक दबाव के जरिए उनके नेताओं और उनके परिवारों को पाला बदलने के लिए मजबूर किया जा रहा है।
दरअसल 16 जुलाई को ही टीएमसी सांसद रुक्मणी कोयल मलिक ने राज्यसभा से इस्तीफा दे दिया, जिसे ममता के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। खास बात तो ये है कि ममता का ये बयान ऐसे समय में सामने आया जब वरिष्ठ नेता मदन मित्रा बागी गुट के साथ खड़ी नजर आए। वहीं 21 जुलाई को होने वाली टीएमसी के शहीद दिवस रैली को लेकर भी विवाद बढ़ गया है। ममता का कहना है कि इजाजत मिली या ना मिली, रैली हर हाल में होगी। उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि जरूरत पड़ी तो बिना माइक के रिक्शे पर खड़ी होकर भी जनता को संबोधित करेंगी। फिलहाल बंगाल की राजनीति में आरोप प्रत्यारोप, बगावत और शक्ति प्रदर्शन का दौर जारी है। आने वाले दिनों में ये देखना अहम होगा कि टीएमसी अपनी एकजुटता बनाए रख पाती है या विपक्ष और सत्ता पक्ष के बीच ये सियासी संघर्ष और ज्यादा तीखा होता है। और बुलेटिन के आखिर में बात अमेरिका और ईरान जंग की। हॉर्मुज पर कब्जे को लेकर इस बार अमेरिका और ईरान भिड़ गए हैं और दोनों ही एक दूसरे के ठिकानों पर हमले कर रहे हैं, जिसके चलते एक बार फिर पूरी दुनिया चिंता में दिखाई दे रही है, क्योंकि ईरान ने इस बार दुनिया में कच्चे तेल की सप्लाई को पूरी तरह से ठप करने का प्लान तैयार किया है। देखिए ये रिपोर्ट। अमेरिका और ईरान के बीच जारी जंग और तेज होती जा रही है। अमेरिकी सेना ने ईरान के कमांड सेंटरों, एयर डिफेंस साइटों, मिसाइल और ड्रोन क्षमताओं और तटीय निगरानी सुविधाओं पर हमले किए, जिससे ईरान के बंदर अब्बास, केशम द्वीप, सिरिक, चाबहार, कोनारक, रास्क, खोंडा, खोरमाबाद और सिमनान में धमाकों की गूंज सुनाई दी। इसके जवाब में ईरान ने भी कुवैत और बहरीन में स्थित अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर ड्रोन हमले किए। यही नहीं, ईरान ने इन हमलों को लेकर चेतावनी भी दी। कहा है कि ये जंग अब सिर्फ हॉर्मुज स्ट्रेट तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि लाल सागर तक फैल सकती है। यानी अगर अमेरिका पीछे नहीं हटा तो दुनिया के दो सबसे अहम समुद्री चोक पॉइंट, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज और लाल सागर, एक साथ बाधित हो सकते हैं। ऐसे में ग्लोबल एनर्जी सप्लाई और व्यापार पूरी तरह ठप हो जाएगा, जो पहले ही हॉर्मुज बंद होने के चलते बुरी तरह से प्रभावित है। बीते दिन यहाँ से केवल 9 जहाज गुजरे हैं, जिसका असर वैश्विक तेल सप्लाई पर पड़ रहा है। ईरान ने साफ कर दिया है कि वो किसी भी कीमत पर हॉर्मुज में अमेरिकी हस्तक्षेप को बर्दाश्त नहीं करेगा। उसने यहाँ तक कि क्षेत्र में मौजूद बुनियादी ढांचों को भी निशाना बनाने की धमकी दी है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की पुलों और पावर प्लांट्स को निशाना बनाने की धमकियों के जवाब में ईरान के खातम अल अनबिया केंद्रीय मुख्यालय के प्रवक्ता ब्रिगेडियर जनरल इब्राहिम जोल्फागरी ने कहा कि अगर ट्रंप अपनी धमकियों पर अमल करते हैं तो इस क्षेत्र में मौजूद सभी बुनियादी ढांचे को ईरान की शक्तिशाली सशस्त्र सेनाएं तबाह कर देंगी, ताकि उनका कोई निशान न बचे, मानो वे कभी अस्तित्व में ही न रहे हों। इसके साथ ही उन्होंने ये भी साफ किया है कि ईरान का पड़ोसी देशों के साथ किसी भी तरह के संघर्ष का कोई इरादा नहीं है, यानी उसका दुश्मन केवल अमेरिका है। लेकिन अगर अमेरिका की आक्रामकता जारी रहती है तो युद्ध नए क्षेत्रों तक फैल सकता है। जिस तरह दोनों देशों में टकराव बढ़ता जा रहा है, उसे लेकर पूरी दुनिया की चिंता बढ़ गई है। खाड़ी क्षेत्र में बढ़ते सुरक्षा जोखिम को देखते हुए भारत ने भी अगले आदेश तक हॉर्मुज स्ट्रेट से गुजरने वाले जहाजों पर भारतीय नाविकों की तैनाती पर रोक लगा दी है।